हिला दिया। हाँ भाई, तो देखिए बेटा मेरे पास क्वेश्चनों की झड़ी लगी हुई है, क्वेश्चन बनाते हैं एसएचएम के। हाँ बोलो बेटा, सवाल बोलो। अरे ये रहा क्या, ये लो पकड़ो। हाँ तुम बैल हो, तुम बैल हो, कराया क्वेश्चन क्लास में। हाँ है बेटा AIPMT 2007 का ये क्वेश्चन है। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, देखना बेटा। The phase difference between the spontaneous velocity and acceleration of particle। क्या हुआ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कई बार होता है बेटा। 0.55 क्या करती हो? हाँ बोलो भाई। अच्छा है 60 बाहर चली जाओ। देखिए AIPMT 2007 में the particle executing SHM has kinetic energy K0 cos square omega t। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी है, तो बोलता है द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। देखो सब लोग इधर ध्यान से देखो बच्चों, देखो अगर हमसे कहा गया बेटा कि K बराबर है K0 cos स्क्वायर ओमेगा t, तो हमसे कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ और टोटल एनर्जी बताओ। अब एक बात मुझे समझाओ, एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है पहले तो हाफ एम स्क्वायर और v की वैल्यू हम लोग लिखते थे a ओमेगा cos ओमेगा t, याद है? तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं देख रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी हमने ये पढ़ा था फार्मूला एसएचएम का, इसे और इसे कंपेयर करें तो cos स्क्वायर ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t, क्या हाफ m ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर के बराबर k0 है? यस, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर k0 की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा बेटा दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक ना, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक ना। और याद रखिए टोटल एनर्जी जो है वो यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल की कोई चर्चा नहीं है कि कहाँ पे जीरो लेना है, कुछ नहीं बोले तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेना है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कराया था, जो कि k0 के बराबर, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बताओ बेटा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है? मीन पर चाटा मारो खींच के, मीन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है? और अगर कुछ नहीं बोले तो मीन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज u k0 के ही बराबर आ जाएगा। इसलिए बेटा इसके दोनों आंसर होंगे k0 एंड k0। इसका आंसर होगा कि ये 2007 में पूछा। देखिए बेटा अगला सवाल, बेटा बातें नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बाहर चले जाओ, नहीं पढ़ना बाहर निकल जाओ बिल्कुल। बेटा तो इसे को लिखना है, मिटाता हूं। देखिए अगला सवाल क्या है बेटा, ये सुनिए। टू बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, दो बॉडी एसएचएम कर रहा है, और जो डायग्राम दिया बेटा वो पहले बना देता हूं। ये बॉडी यहाँ पर है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और ये यहाँ से 0.5 a पर है, यानी एम्पलीट्यूड का हाफ।
और ये पार्टिकल इधर चल रहा है, इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फिर से 0.5 ये है बेटा। आराम से फेज डिफरेंस बिटवीन देम बेटा, दोनों पार्टिकल में का फेज डिफरेंस सिंपल 60 डिग्री। कैसे देखो, अच्छा बताओ मीन पोजीशन पर फेज कितना होता है? 0। ऐसे करके मैंने समझाया था एसएचएम में, फेज का मतलब एंगल होता था, बताया था। जब पार्टिकल मीन पर होता है तो फेज कितना होगा? 0। अच्छा जब आधे एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा बताओ बेटा तो कितना हो जाता है फेज? 30 डिग्री होता है, तो इसका फेज तो 30 डिग्री होगा। बोलो क्लियर? अब इसका देखो, ये लौट के घूम के, अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर घूम रहा है ऐसे तो नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में यानी एरो यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। एरो कहाँ होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? क्योंकि लौट रहा है ऐसे, ऑरिजिन के कारण ये वाला होगा, तो सुई ये वाला बनाएंगे। अब बेटा ये वाला सुई, इसमें a/2 ये फिर से है, तो ये अगेन 30 डिग्री फिर से बनेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। फेज डिफरेंस क्या होता है? दोनों एरो के बीच का एंगल, 30 और 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। फेज डिफरेंस हो गया 60 डिग्री। वेरी सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं आया? देखो ना, दिमाग लगाते ना, 30 डिग्री आगे और ये 30 डिग्री पीछे, -30 30 डिफरेंस है 60, ऐसे सोच लो। अरे बोलो, आगे बढ़े, बहुत कष्ट था। जी 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 जी, हाँ बोलिए बेटा आराम से। कौन सा सवाल? 14 बेटा आराम से। AIPMT 2011 बेटा आराम से। AIPMT 2011 मुंडी पर करो, मुंडी पर, मुंडी पर। हाँ, कहता है two particles oscillating along two close parallel straight lines side by side। दो पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। सेम फ्रीक्वेंसी भी है और इनके सेम एम्पलीट्यूड भी है। दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद देयर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बेटा, है ना, यानी एक इधर और एक इधर, तो ये आधे एम्पलीट्यूड पर जब होते हैं तब ऐसा है कि एक दूसरे को पास करते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लास में कराया है? अरे कराया नहीं कराया? अरे यार करवाया है सर, करवाया है। तुम तो लक्ष्मी दीदी पता नहीं रात के 12 बजे बनाती हो बेटा, रात के 12 बजे नहीं बनाते तुम जिससे सवाल ना, तुम बनाती हो ना, तुम कॉपी नहीं पढ़ती हो? क्या पढ़ती हो तुम? ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखाई दिया कॉपी के अंदर? लो, स्टूडेंट का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया इसने मेरे ऊपर कि तुमने जो थ्योरी पढ़ा था वो नहीं आया था। ये क्या बात हो गई? चुप करो, बैल करेंगे कर रहा है। हाँ बस हो गया बेटा, अब इसके बाद चारा नहीं मिलेगा, टेंशन मत दो। हाँ, खतरनाक प्राणियों। आपने इसमें से T1 और T2 मैंने बहुत कुछ गलत किया है, आपने ये क्यों किया? हाँ भाई देखना है। हाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, देख लिए, आयुष से पूछा था ना? हाँ मुझे नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम कितनी खतरनाक प्राणी हो। मैंने ऐसा सवाल नहीं कराया है कि एक मास का ब्लॉक है, जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, जिसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिए, कराया है? ये इसमें आपने टाइम पीरियड का रेशियो बताया, एम्पलीट्यूड का रेशियो नहीं बताया ना। एम्पलीट्यूड निकालो, निकालो कॉपी, कॉपी निकालो। एम्पलीट्यूड बताया ना? पढ़ते नहीं है कॉपी? पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, दिखाइए कॉपी, अभी दिखाता हूँ मैं। हाँ मिल गया? नहीं। देखो देखो देखो, सुनो, इसमें मैंने एम्पलीट्यूड बताया है थ्योरी के अंदर, कॉपी पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन देख के समझ गया था कि क्वेश्चन मैंने कराया थ्योरी में। मानते हैं नहीं? जब मैंने किसी चीज को छोड़ा जिसका मतलब कॉपी में है, उसे पढ़ो, बनाओ। हर चीज पूछ ही लोगे तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा? हाँ बेटा, गदा खेल रही हो क्या?
गदा गदा खेलो, गदा खेलते हैं ना गदा, हम लोग बचपन में से गदा गदा मारते थे। हाँ सही है प्रिया, ठीक है बढ़िया। तब आप एब्सेंट थे? नहीं सर, उससे भी एक दिन पहले कराया। भाई हम लोग सजा भुगते आपके एब्सेंसी का। हाँ भाई बोलिए, अगला सवाल। अगर 2 के बाद में तीसरे का बड़ा फायदा हो रहा है। तुम पूछ रहे हो, मतलब नहीं पता है, बताऊंगा। आइए फटाफट पूछे जा रही है क्या भाई लोग सर। हाँ भाई AIPMT 2015 शांत बेटा देखिए बेटा, AIPMT 2015 में ये सवाल आया था। किसी को कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले अपना बातचीत में लगे हैं, उन्होंने AIPMT क्रैक कर लिया है, नीट उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, उनका तो रैंक का चल रहा है यहाँ पर मामला। एंड कुछ लोग मुंडी झुका के बेचारे अफसोस करें कि भाई हम इंडिया में आए, बढ़िया अपना इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका में पढ़े रहते, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े रहते, कितना मजा था वहाँ। मगर ध्यान दो, 2 similar spring P and Q have spring constant Kp and Kq। 2 एक जैसे स्प्रिंग है बेटा, और दोनों स्प्रिंग का अपना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, Kp और Kq। Kp greater than Kq। समझो पहले क्वेश्चन। They are staged first by the same amount and then by the same force। पहले सेम अमाउंट तक खींचा गया, x डिस्टेंस तक और x डिस्टेंस तक, ठीक है। और फिर दूसरे केस में सेम फोर्स से पुल किया गया, सेम फोर्स से पुल करेंगे तो माना ये x1 और ये x2। ध्यान देना, x2 डिस्टेंस तक इसको खींच पाए, बोलता वर्क डन WP एंड WQ रिलेटेड इन केस ए एंड केस बी। बेटा एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला स्प्रिंग पर जो वर्क होता है हाफ के x स्क्वायर होता है, ठीक है ना बेटा। तुमने तो कसम खा रखा है ना, पहले वाले केस में x सेम है, हाफ सेम है, तो k जिसका बड़ा उसका वर्क भी बड़ा, Kp बड़ा तो वर्क डन इन P इज ग्रेटर देन वर्क डन इन Q, ठीक है ना। और फिर देखो सेम फोर्स से खींचा, वर्क डन होता हाफ x स्क्वायर। अब की बात ना x हटाओ, कैसे हटाओ बताओ, k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, kx हो जाएगा f स्क्वायर अपॉन 2k। सेम फोर्स है, अब की बार स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका बड़ा वर्क डन छोटा, तो WP छोटा WQ बड़ा। मैं फिर से बोल रहा हूं लक्ष्मी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, रात के 1:30 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, नहीं पूरा भारत सो रहा था, तुम बैठ के सवाल बनाती हो, देखना बेटा। 43 हाँ बेटा ध्यान रख लो, केवी मिटा दे बेटा। बड़ा ही खतरनाक सवाल था ये। सवाल आ रहा कि एसएचएम का नहीं था, वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर का था। सुनो अगला सवाल, क्वेश्चन कर रहा है इन एसएचएम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट रेशियो विद एक्सेलरेशन। वो तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी का एक्सेलरेशन के साथ रेशियो करें तो कांस्टेंट आएगा। बेटा शांत, टाइम अपॉन एक्सेलरेशन, टाइम क्या, टाइम पीरियड। अगर मैं थोड़ी देर के लिए टाइम पीरियड समझ के चलूं तो टाइम पीरियड होता है t और एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x। x तो वेरिएबल है ना, ये रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट हो जाएगा यस, क्योंकि ये x और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर x, ये रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो यस ये आंसर आ जाएगा बी। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी एचएम का एसएचएम का कांस्टेंट होता है, तो 1 अपॉन करने में वेरिएबल हो जाएगा। हाँ भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आओ भाई, दौड़ के आओ। एक बेटा शांत रह लो, बोलो 62 बताओ, सब 62 बनाते हैं यहाँ पर, वैसे खतरनाक प्राणी कुछ बनाते ही नहीं है। अरे इधर
आजा आजा ए इसका आंसर थर्ड होगा। ये द थ्योरी है k स्क्वायर बाय 12 प्लस l स्क्वायर बाय 2 l बाय 2 प्लस k स्क्वायर बाय 12। एक आंसर सी है क्या? देख लो चेक कर लो। डी है दिखा दो डी ऑप्शन k प्लस l स्क्वायर बाय k बॉम्बे सेकंड k स्क्वायर बाय l प्लस l। बेटा ये वाला थ्योरी है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं है बहुत जबरदस्ती ये वाला इसको पढ़ लीजिए, जरूरत नहीं है वैसे, जरूरत नहीं है। देखो 2 की लड़ाई में तीसरे का फिर से फायदा, लक्ष्मी दीदी ने फिर से फायदा ले लिया। और ये 2007 मजा आ गया। देखिए क्या गजब सवाल है। देखो अरे सुनो है चाचा इधर देखो, बात करने में अपना मशगूल है बेचारा। 2 स्प्रिंग है, पहले तो बेटा डायग्राम देखो। डायग्राम में बेटा ये एक ब्लॉक है n मास का, ये दूसरा ब्लॉक है प्यारे उल्लू K1, ये K2। 2 स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट K1 and K2 are connected to a mass m. The frequency of oscillation of mass is f। होता है फ्रीक्वेंसी f है। बताओ बेटा इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला कराया था। अच्छा दोनों को पैरेलल की तरह मानेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है? f क्या होता है बेटा? उल्टा करेंगे ना। हाँ K1 plus K2 पर आ जाएगा, m नीचे आएगा। अब क्वेश्चन सुनो, If both K1 K2 are made 4 गुना, यानी पहले K1 था K2 था 4 टाइम कर दीजिए, तो बोलता है फ्रीक्वेंसी कितना होगा। बहुत गजब का सवाल मुश्किल है, मजा आ गया। क्या f इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट K1 की वैल्यू 4 और K2 की वैल्यू थी 4 और 4 एलसीएम लेके बाहर आ जाएगा 2। और इस तरह से यह पुनः साबित होता है कि लक्ष्मी दीदी ने रात को 12 बजे के बाद इस सवालों को अटेम्प्ट किया होगा। उससे पहले बायो और केमिस्ट्री से फुर्सत कहाँ मिलता है? फिर बायो और केमिस्ट्री से फुर्सत कहाँ मिलेगा? फिजिक्स का नंबर तो तब आ गया जब वो लोगों ने कुछ छोड़ा होगा समय। हाँ भाई हाँ सही बात, देखा मन की बात करते हैं। है 24 बिल्कुल, दिल्ली पुलिस यही है बेटा। इतना बनाव शनाव सवाल पूछना, सब पूछ डालो आज ही, मिटा दे। हाँ गार्गी पूरा अपना बातचीत में लगी हुई है। देखिए एक बॉडी ऑसिलेट कर रहा है ऐसे चेन में, उसका इक्वेशन दिया f इक्वल टू cos x इक्वल टू 2 cos 5 cos 2 pi t प्लस पाई at t equal to 1.5 second find displacement at find x b and a find x b and a। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर के। चलो बेटा 1.5 पर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सॉल्यूशन देखो, चलो पहले x निकालते हैं। 1.5 रख दो t की जगह पर। अच्छा 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 पाई। 3 पाई में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 पाई। अच्छा रुक जाओ, 4 पाई का मतलब होता है बेटा यहाँ 0 डिग्री होता है तो cos 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है बेटा, एक चक्कर लगाएंगे यहीं पहुंच गए 1। 4 पाई का मतलब 2 चक्कर 1 ही आएगा। x की वैल्यू हो गई 5। क्यों? क्यों? सिरजा ने पूछा क्यों? ये 2 पाई का मतलब 1 चक्कर, 4 पाई का मतलब 2 चक्कर। फिर वही उसी लाइन पर पहुंच गए, यहाँ पर cos 0 डिग्री 1 होगा। फिर देखो वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करेंगे? यस। अच्छा वापस सोचो सोचो, नहीं छोड़ो, बुद्धि मत करो, है नहीं यहाँ कुछ नहीं है मामला, छोड़ दो बेटा।
डिफरेंशिएट करो, पाई cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2 पाई t प्लस पाई इंटू 2 पाई, यही होता है ना, 2 पाई और 5 10 हो गया। अच्छा 1.5 पर भी 4 पाई आ रहा था ना, और sin 4 पाई 0 होता है। एक चक्कर लगाया 2 पाई 0, फिर दूसरा चक्कर लगाया फिर 0, sin 0 डिग्री 0 होता है यहाँ पर, इसीलिए ये पूरा 0 होगा। एक्सेलरेशन, अच्छा एक बात सोचो, वेलोसिटी 0 का मतलब कहाँ एक्सट्रीम पर, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा नहीं होगा ना। चलो ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, यहाँ पर मामला बहुत खराब हो जाएगा। m ओमेगा स्क्वायर माइनस के साथ ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू ये, और cos 4 पाई तो 1 है, ओमेगा कितना बेटा 2 पाई, स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर इंटू 5 माइनस 20 पाई स्क्वायर, ठीक है। मनोज मत कर बातें, ये सवाल देखा भी नहीं होगा, देखा ये सवाल है, छोड़। अंजलि तुम कहाँ बातें कर रही हो यार, खुशी तुम नहीं पढ़ रही हो, ये सवाल देखा तुमने? अच्छा बहुत लोगों के मन में भ्रम होता है, जिसने सवाल पूछा वही देखेगा, बाकी हमको मतलब नहीं है। अरे भाई सवाल तुम्हारे सिलेबस के अंदर का है, देख लो ना, शायद आगे काम आ जाए, तारगी छोड़ दो। चलिए पढ़ते हैं बेटा। अभी रुक जाओ, फिर बताओ। इतनी मोटी किताब लेके आई है, सब ठीक है ना लक्ष्मी? बाप भी नहीं रहा मेरे से, इतना भारी है। अब बेटा तुम्हें ना, अब तो मैं बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर इक्वल होता है, a/√2 पर, कभी कराया है? अब एम्पलीट्यूड 8 है, 8/√2 2√2 होता है, लो पकड़ो, पूछ क्या रे 4√2 4√2, हाँ। अच्छा नहीं 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन पर ऐसे से चला था, एम्पलीट्यूड 4 होगा, 4/√2 2√2, नहीं समझ में आया? किसका सवाल है? अच्छा तुम्हारा, हाँ अच्छा, मुझे लक्ष्मी ने पूछा, इतनी मोटी किताब बना रही है। चलिए अब पढ़ते बेटा वेव में, देखिएगा पहले मैं वेव के क्वेश्चन कर देना वेव है। हाँ अच्छा बेटा पहले एक दो क्वेश्चन कराते हैं, फिर वेव की थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलो बेटा आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते चलना। सर्वो मुंडी पर करो, सर्वो मुंडी पर, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर बोर्ड की तरफ देखो, सर्वो बोर्ड की तरफ देखो, लड़कियां बोर्ड की तरफ देखो। चलो आराम से देखिए पहला सवाल। अच्छा बेटा वेव की वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 100 हर्ट्ज, फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स situated at 2.5 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, और बेटा बात नहीं करो, बातें नहीं, इस पे सही है। हाँ। जल्दी बनाओ, क्या मैंने ऐसा सवाल, अबे पढ़ ले। फाइव बाई 2 और कोई है मैदान में?
चलो कल मैंने आपको समझाया था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन। बताओ मुझे क्या निकालना है बेटा? फेज डिफरेंस। चलो फेज डिफरेंस बराबर फॉर्मूला बताओ, लैम्डा बाई 2 पाई लिखूं या 2 पाई बाई लैम्डा? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अच्छा एक मिनट, लैम्डा तो मालूम नहीं है, कैसे निकालो? हाँ तो पहले v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, यहाँ से निकालेंगे लैम्डा। और स्पीड कितना देखो कितना है 10 और फ्रीक्वेंसी कितना है 100, तो कितना हो गया 1/10 मीटर। देखो लैम्डा मिल गया, ये वैल्यू आप पुट करेंगे 2 पाई लैम्डा की वैल्यू 1/10 और डेल्टा एक्स कितना जल्दी बताओ। दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन को पाथ डिफरेंस कहेंगे, ठीक है गार्गी? देखो गार्गी और उसकी सहेली नई नई दोस्त बनी है, खूब बातें कर रही है। अच्छा तुम लोग बातें नहीं कर रहे, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। हाँ तुम इसे कह रहा हूँ, और बगल वाले तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? बस बेटा बस, अब और करते रहो ना, चोकर नहीं मिलने वाला, ठीक है? चोकर चोकर क्या होता है बेटा? भैंसों का बैलों का बहुत फेवरेट चीज होता है चोकर। उसे तुम दे दो ना, वो पागल हो जाएगा, उल्टा उखाड़ करके चला जाएगा चोकर खाने। डेल्टा एक्स 2.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड करेंगे मीटर आएगा। याद है उल्लू? 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। एक जीरो से जीरो कट गया, 10 बचेगा नीचे, 5 2 जा 10, 5/2 आंसर होगा। चलो अगला सवाल। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ध्यान देना, मान लो ये वेव का इक्वेशन है। कौन सा वेव है बेटा जल्दी बताओ? ये इक्वेशन कौन से वेव का होता है? हार्मोनिक वेव। देखो मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाया कि बोले क्या, तो पढ़ते तो है नहीं। हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है, होता बेटा फाइंड v लैम्डा एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। चलो फाइंड करो जल्दी। अरे यार बातें नहीं करो, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, तुम लोग बातों में लगे हो। जल्दी। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। हाँ बोलो, स्पीड बताओ, पहले बी बताओ। बी है 1.8 1.8 1.8। अच्छा 9/5। अच्छा एम्पलीट्यूड कितना है? 4 और वेवलेंथ कितना है? 18 पाई। पाई तो नहीं आया। चलो बच्चों बहुत इजी प्रश्न दिया। इसमें मैंने बोला था अगर ऐसा हो तो पाई को अंदर लेकर के पहले अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लो। पाई अंदर ले लो, पाई t/5, फिर पाई x/9 और प्लस पाई इंटू पाई/6। ठीक है बेटा, यहाँ 1/6 होना चाहिए था, गलत लिखा, या 1/6 होना चाहिए था, पाई/6 आएगा। इधर ध्यान दो, देखो बेटा देखो, पहले स्पीड ऑफ द वेव निकालना है। क्या वेव की स्पीड का फॉर्मूला पढ़ाया था? कोएफिशिएंट ऑफ p अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
टी का कोएफिशिएंट कितना बेटा पाई बाई 9 बोलो बोलो पाई बाई 9 बोलो टी का कोएफिशिएंट कितना है पाई बाई 5 और x का कोएफिशिएंट पाई से पाई कैंसिल 9 बाई 5 दैट इज 1.8 स्पीड ऑफ द वेव निकल गया चलिए वेवलेंथ क्या आपको पता है x का कोएफिशिएंट k कहलाता है k का वैल्यू हमने पढ़ाया था 2 पाई बाई लैम्डा ऐसा बताया था अरे बताया था देखो तो नजर आ रहा है पाई बाई 9 बराबर 2 पाई बाई लैम्डा पाई से पाई कैंसिल 9 टू जा 18 बेटा हमारे सब पीना पड़ेगा मुझे तो बहुत जल्दी है 18 मीटर बोलो क्लियर सब अपना लिखने को तैयार कुछ लोग माथा पे हाथ धर के बैठे हैं वो घड़ी कौन सी थी वो पल कौन सा था देखिए एम्पलीट्यूड कितना है एम्पलीट्यूड बताइए पढ़िए एम्पलीट्यूड कितना है हाँ साइन के आगे एम्पलीट्यूड होता है 4 अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या ओमेगा बराबर 2 पाई f तो f बराबर ओमेगा बाय 2 पाई ओमेगा कितना बेटा जल्दी बताओ 1/5 पाई बाय 5 तो पाई बाय 5 अपॉन 2 पाई 1/10 ये आसान सा प्रश्न था जिसको हमारे यहाँ के होनहारों ने बिल्कुल नहीं बनाया ऐसे हल्के सवाल अब नहीं बनाते उन्होंने मना कर देता बनाने से बैल बुद्धि अगला प्रश्न हो गया बेटा चलो अगला सवाल मिटा दूं देखो बेटा सवाल है ध्यान देना बच्चों घबराना नहीं मैं सवाल दे रहा हूं y इक्वल टू 10 बाई पाई साइन 200 पाई टी माइनस पाई एक्स बाई 70 इन सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में है फाइंड टाइम पीरियड एंड maximum velocity of particle चलो बेटा इस सवाल को जल्दी से बनाओ बेटा आराम से टाइम पीरियड कितना 1/100 सेकेंड और 2000 मैक्सिमम वेलोसिटी है कितने लोगों ने बनाया इस सवाल को जरा रेज योर हैंड बस इतने ही लोग बाकी तो पता नहीं क्या करते हैं इस क्लास में अगर 10 लोग नहीं आए ना तो बस फिर देखो क्लास का नजारा ये इतना भयानक प्रश्न है बना लिया के भी मनोज बेटा शांत देख तुम लोग अपना राम कहानी बंद करो मैं उसको समझा रही हूँ देखिए टाइम का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है बेटा ओमेगा ओमेगा कितना है 200 पाई तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा ओमेगा 200 पाई पाई से पाई कट गया भाई और 2/200 यानी 1/100 टाइम पीरियड निकल गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x अच्छा वो वेव की वेलोसिटी है अरे बहुत थोड़ी ना करेंगे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ
अरे ये तो एसएचएम वाली कहानी हो गई ना, ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होता है, एक्सट्रीम पर, मीन पर। ए ओमेगा एम्पलीट्यूड कितना बेटा 10 बाई पाई और ओमेगा कितना बेटा 200 पाई, पाई से पाई खत्म, 2000 मीटर पर सेकंड। इस तरह से सर आप चाहे मेरे सामने 10 सवाल बना दो, कुछ लोग तो एकदम बिल्कुल बनाना नहीं चाहते हैं। चलो सेंटीमीटर पर सेकंड कर दो, सॉरी सॉरी, ठीक है। मनोज एक समझदार लड़का है, उसने पकड़ लिया सर सेंटीमीटर में, आंसर सेंटीमीटर में जाएगा, वेरी गुड। मिटा दें, सोनी कह रही थी क्या, अच्छा मिटा दे बेटा। चलो अगला सवाल, हाँ बच्चों एक सवाल है मेरे सामने, द इक्वेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, जरा ध्यान देना बेटा, इज गिवन बाय y equal to 4 cos square t into sin 1000 t. This expression may be considered to be the superposition of two SHMs, 3 SHMs, 4 SHMs, 5 SHMs। अच्छा देखिए, एक मिनट इधर ध्यान दीजिए बेटा, बेटा सुनिए, पहले आराम से सुनिए, अच्छा मत सुनिए, आप पहले लिख लीजिए, आप पहले लिख लीजिए अच्छे से। हाँ। आराम से चाचा। अब सुनिए, ये जो सवाल है बेटा, ये बोला है कि पीरियोडिक मोशन है y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t sin 1000। बोला ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, वो कितने एसएचएम के सुपरपोजिशन से बना होगा? क्या 2 एसएचएम के सुपरपोजिशन से इक्वेशन बना होगा? क्या 3 एसएचएम के सुपरपोजिशन से बना होगा? या 4 या 5? तो हम इसको कैसे पता करते बेटा, ये देखो, हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से सभी लोग इधर ध्यान देना, हम कैसे पता करेंगे इसमें कितने एसएचएम का सुपरपोजिशन है? देखिए हम क्या सोचेंगे, पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं क्या करूंगा इसके आगे। तो देखिए मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे मान लीजिए 2 एसएचएम का सुपरपोजिशन है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 आना चाहिए, है ना। 3 एसएचएम का सुपरपोजिशन है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 आना चाहिए, है ना। अगर ये इस तरह से है कि 2 फॉर्मेट बदल, देखो यहाँ साइन का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ भी साइन का फंक्शन, या कॉस का फंक्शन होना चाहिए, पावर में 1 होना चाहिए, तो एसएचएम का इक्वेशन होना चाहिए, यहाँ भी एसएचएम का दूसरा इक्वेशन होना चाहिए। भाई दोनों को जोड़ने से ये बन रहा होगा, तो बोले सर 2 एसएचएम का सुपरपोजिशन है। अगर एक्सप्रेशन में 3 एसएचएम के इक्वेशंस का सम है, तो 3 सुपरपोजिशन बोलेंगे, 3 एसएचएम का सुपरपोजिशन। एक काम करते हैं, पहले मेरा मेन टारगेट है स्क्वायर हटाना, पहले तो पावर में 2 है उसको हटाओ, देखो कैसे हटाएंगे। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री सोचेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कहता है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। मैं इसे चेंज करूंगा y1 प्लस y2 के फॉर्मेट में। तो पहले तो मेरे दिमाग में कि cos स्क्वायर t का पावर 1 करना है, पहले स्क्वायर को हटा के 1 करना है, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 है। तो मेरे दिमाग में साफ साफ है कि पहले मैं इसे ऐसे करूंगा, cos स्क्वायर थीटा को कर दूंगा 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा का कितना बेटा t, तो cos 2t by 2 into sin 1000t। रुक जाना बेटा,
यहाँ तक समझ में आ रहा है सबके? अब देखिए 2 2 जा 4 हो गया। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 के साथ ये sin 1000t, तो 2 sin 1000t प्लस, देखिए एक एसएचएम समझ में आ गया, एक एसएचएम तो ये है सर, प्लस अब 2 sin 1000t into cos 2t। रुक जाना आराम से। अब मेरे पास ये तो समझ कि सर एक y1 है और ये y2 नहीं है, क्योंकि sin या cos का एक ही फंक्शन होना चाहिए। एसएचएम में कभी ऐसा देखो a sin ओमेगा t प्लस into cos 2 ओमेगा t, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पर बेटा sin होना चाहिए cos, अब इसको हटाएंगे, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ऊपर बिठा दूं, ये तो आप लोग लिख लिया ना। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, इसको सुनो। क्या होता है, कभी भी अगर ऐसा कोई लिखते हैं कि 2 sin a into cos b लिखा रहता है, इसका फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को बोलता है कि 2 sin a into cos b, तो ये होता है 2 sin a plus b by 2 प्लस sin a minus b by 2। रुकिए बेटा, ये एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिक्स वाले लोग तुरंत जानते हैं इसे, वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि हाँ सर ये हमने पढ़ा हुआ है। 2 sin a into cos b का फॉर्मूला था sin a plus b by 2 प्लस sin a minus b by 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ होता है, आप भूल जाओ, आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है फॉर्मूला बेटा। 2 sin a into cos b का sin a plus b by 2 प्लस sin a minus b by 2। तो मैं उस फॉर्मेट को देख पा रहा हूँ 2 sin a into cos b, तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ 2 sin 1000t, और बेटा इसमें हम ऐसा करते हैं 2 sin a into cos b का फॉर्मूला sin a plus b by 2, तो sin a plus b, यानी दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। 1000 में 2 ऐड करेंगे 1002, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 601t, फिर प्लस sin a माइनस, देखो 601 समझ में आया, सॉरी 500, और फिर घटाएंगे 1000 में 2 घटाएंगे तो 998, 2 से डिवाइड करेंगे, बोलो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 2 4 जाए 499 पकड़ दो। हाँ क्या बात है, 499t। अच्छा देखो तो कितने एसएचएम का सुपरपोजिशन है ये हमारा इक्वेशन, देखो जरा, एक ये साइन का फॉर्मेट है, एसएचएम हो गया, ये भी साइन का फॉर्मेट है एसएचएम। कितने एसएचएम के सुपरपोजिशन से बना बेटा इक्वेशन? आंसर क्या देंगे? 3 एसएचएम, ये आंसर आएगा सेकंड आंसर। बोलो क्लियर हुआ? अरे बोलो। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज पड़ गया। शायद यहाँ पे 2 नहीं होता है, शायद नहीं होता है। बैड, रुक जाओ, मुझे सही याद आ रहा है। फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। रुक जाओ, यहाँ पे ऐड करोगे ना तो आएगा 1002t। नहीं होता भाई, नहीं होता, डोंट वरी। 998t। अरे भाई साथ अरे सही बता रहा हूँ, 2 sin a into cos b sin a plus b प्लस sin a minus b। इसको खोल के देख लो ना, यही पहुंचोगे। sin a into cos b प्लस cos a into sin b, यानी वो sin a into cos b प्लस cos a into sin b माइनस cos a cos a sin b तो कट जाएगा। sin a cos b sin a cos b ऐड होके आ जाएगा। सही लिखा दोस्त, टेंशन मत लो। चाचा बात नहीं करो, बातें नहीं बिल्कुल। ऐसा सवाल किसी को मिला था? तुमको मिला था? तुमसे बन गया था? अरे वाह, इसको मिला था, इससे बन भी गया, वेरी गुड। लिखो बेटा। तो क्या इक्वेशन ऑफ वेव वाले सवाल समझ में आ गए? भरपूर घोर अंधेरा छाया हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या इक्वेशन ऑफ वेव वाले सवाल बन जाएंगे आप? नहीं, इस टाइप के कहाँ होते हैं, पागल है क्या? उसका सवाल ईरान, तुरान, रसिया, अमेरिका से बन के आएगा। आराम से है।
छोड़ दो छोड़ दो। देखिए लिखिएगा बेटा इतना ही, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव velocity of transverse wave on stretched string, on stretched string हाँ सुनो, अरे सुनो सुनो, देखो बेटा इसको समझो, इधर ध्यान दो। अब इसको समझना जरा, इसमें भी बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान से सुनो। क्या लिखा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जैसे मान लो बेटा ये स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड है और इलास्टिक है, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पर बेटा ये टाइट है, खींच करके आपने रखा हुआ है, और यहाँ पर बेटा एक पल्स प्रोड्यूस करा, ऐसे कर दीजिए, एक ही बार ऑसिलेट कराइए, एक बार जर्क दीजिए, इस तरह का पल्स क्रिएट होगा। जैसे सोचिए रस्सी बंधा हुआ ऐसे जर्क दे दिया, या तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराते रहिए बराबर, तो वेव ट्रेन डेवलप, बहुत सारे वेव पल्स डेवलप हो जाएंगे। या एक पल्स देखिए, अब ये पल्स आपने क्रिएट करा बेटा, तो मैंने आपको पहले दिन ही वेव में समझाया था, वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये मैकेनिकल वेव है बेटा, और मीडियम में कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? दो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, तुम बोलना नहीं, खड़े हो जाओ। वो क्या क्या बोली? तुम जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। अच्छा तुम काफी दिन से एब्सेंट हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बैठ बैठ। अच्छा इसका जवाब देखो रचित देगा। रचित प्लीज स्टैंड अप, रचित स्टैंड अप हो जाओ बेटा। हाँ अब बताओ बेटा, मीडियम में ऐसी कितनी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वेव आगे बढ़ सके? कितनी क्वालिटीज होती हैं? तुम बताओ अभिषेक। अभिषेक एक अच्छा बच्चा है, पढ़ने में बहुत माहिर है, खड़े हो जाओ। हाँ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर दो ही तो होते हैं, सही तो बोल रहा, लड़का सही बोला। बैठ जाओ बेटा, यू आर एन एक्सेलेंट बॉय। हाँ अब देखो गार्गी बताएगी, गार्गी खड़ी हो जाओ। तुम कुछ नहीं बोलती हो, क्या बोलती हो? हाँ तो यही तो था, दो प्रॉपर्टी। अभिषेक तुमने क्या कर डाला बेटा? मैंने बताया था मीडियम में वो दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से वेव आगे बढ़ता है। कौन कौन सा? इलास्टिसिटी है, इनर्शिया। बताओ ये भी लोगों को याद नहीं रहा। तुम लोग तो इतने खतरनाक प्राणियों की 2 साल बाद ही मुझे भूल जाओगे, कहीं रोड पर नजर आएंगे तो मुंह छुपा के निकल लोगे। कौन है ये? मुझे नहीं पता। मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे, नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट कब मगर, और जो 3-4-5 साल पहले पढ़े वो तो बिल्कुल सामने आ गए। हाँ भाई निकल गए। मैंने बोला हाँ भाई ठीक, अरे तो देखा तक नहीं भाई, इतनी नफरत है कब मगर। देखिए अरे सुनो, 12 साल से पढ़ा रहे हो? क्या 11 साल से पढ़ा रहे हो? आगरा ही नहीं है, जैसे सृष्टि में इतनी नफरत है ना कि जिस क्षेत्र में आप रहोगे उसके 100 किलोमीटर रेंज में नहीं रहेगा। अब सृष्टि आगरा छोड़ने वाली है। सृष्टि बोली ना अब ये यहाँ पर फिजिक्स वाले मास्टर पाए जाते हैं, याद नहीं रहना। देखिए चलो बेटा ध्यान से देखो, अरे छोड़ो। अच्छा देखो बेटा ये वेव पल्स है, वी वेलोसिटी इसमें है, इसलिए क्योंकि रस्सी में दोनों प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी भी और इनर्शिया भी है। अब ये v से आगे बढ़ेगा, मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऐसे फाइंड किया गया बेटा कि क्या किया गया, इमेजिन करो एक फ्रेम, एक गाड़ी मान लो, और एक गाड़ी में एक ऑब्जर्वर बैठा है, और लेट अस सपोज थोड़ी देर में एज्यूम करो, देखो कैसे इसकी वेलोसिटी बताएगी, और एज्यूम करो कि ये गाड़ी भी v वेलोसिटी से चल रही है, जितनी स्पीड से वेव है उतनी स्पीड से गाड़ी है, ऐसा मान लो सेम डायरेक्शन में।
तो जब ये ऑब्जर्वर यहां से इसको देखता है तो क्या नजर आएगा रेस्ट में? जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चली सेम वेलोसिटी से, एक को लगेगा दूसरा रेस्ट में नजर आएगा। अरे बोलो ना, अच्छा रेस्ट में नजर आएगा। तो जानते हो इस आदमी को ऐसा क्या लगेगा? लगेगा कि एक टीला ऐसे है, एक टीला ऐसे बना हुआ है, उसके ऊपर से रस्सी पार हो रही है हमारी, ठीक है, और उसके बाद ये टीला यहीं पर है, ये टीला अपनी जगह पर है, और ऐसा लगता है रस्सी जो इसके ऊपर से पार, देखो रस्सी की लेंथ इधर बढ़ गई, और ये ऐसे करके, और ये लगेगा ये वाला चीज यहाँ आ गया, ऐसा लगेगा ये टीले के ऊपर से रस्सी ऐसे गुजर रही है, नहीं गुजरेगी? इस आदमी को ऐसा लगेगा। ये चीज ऐसी ही रहेगा स्टैंड, बिल्कुल स्टैंड बाई में, एकदम रेस्ट में, और ऐसा लगेगा रस्सी इसके ऊपर से जा रही है, फिर जा रही है, ये चीज ऐसे वॉल ऐसे पास आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब बेटा एक काम करो, अब बेटा एक काम, मुंडी ऊपर कर लिया आप लोगों ने, कर लिया ना मुंडी? हाँ, मुंडी है ही नहीं सही बात है केवी, मुंडी है ही नहीं, क्या करना होता है? गोबर भरा है, तो निकाल करके गोबर बेच लो, क्या करना? देखो इधर, अब क्या करो बेटा, ये पोर्शन मान लो स्मॉल पोर्शन, ठीक है बेटा, ए बी, इसे ना जूम करके दिखाते हैं, जूम करके ऐसे, जूम, जूम है, जूम नॉट जूम, ठीक है। अच्छा सुनिए, होता है बेटा, मेरा तो तुम जानते ही हो, हाँ ये ऐसे है बेटा, ठीक, ये स्मॉल पोर्शन जो है, वेरी स्मॉल पोर्शन मैंने ऐसे माना, जो कि यहाँ जूम करके दिखाता, ये सेंटर का यहाँ पर लगेगा, ऐसे सर्कल का आर्क लगेगा, और टेंशन टी ऐसे लगेगा, रस्सी टाइट है तो टेंशन होगी ना, रस्सी टाइट है तो टेंशन होगी ना। अच्छा, इसका मास dm है, ठीक है बेटा, इसका मास बहुत छोटा सा dm, और इसका लेंथ भी मान लेते हैं dl, इतने छोटे से मास को dm मान लिया और लेंथ dl मान लिया। अच्छा, अगर मान लो कि ये सेंटर पे आधा एंगल बनाता है थीटा, इधर भी थीटा, तो t का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, t का कंपोनेंट इधर कितना आएगा बेटा, इधर कितना आएगा? अच्छा, एज यूजुअल यहाँ पे टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और t sin थीटा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेंगे। ऐसा लगेगा छोटा सा मास है, सर्कुलर पाथ पे ऐसे चल रहा है, और सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, t sin थीटा मिलाकर कितना होगा 2t sin थीटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज 2t which is equal to mv square by r। ऐसा सोचेंगे dm मास का बॉडी v स्पीड से पीछे जा रहा है, आप यहाँ पर रुके हुआ नजर आएगा, ऐसा लगेगा सारा रस्सी v स्पीड से पीछे जा रहा है, तो mv स्क्वायर बाय r रेडियस, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, थीटा बहुत छोटा है तो क्या sin थीटा को थीटा लिखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा पोर्शन है ना। अच्छा, बराबर हो गया dmv स्क्वायर बाय r, पढ़े लिखे हो समझना, क्या एंगल बराबर होगा आर्क अपॉन रेडियस, क्या आर्क का लंबाई dl/2 होगा, पूरा dl है तो आधा dl/2 नहीं होगा, तो देखो तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस में रखते हैं, यहाँ रखते हैं 2t into थीटा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना बेटा dl/2 और रेडियस इज r, बराबर dmv स्क्वायर बाय r, बहुत अच्छे, dmv स्क्वायर बाय r, r से r और 2 से 2, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो आज खुद बोलते सर dl को उठा के उधर कर लो, और dm/dl इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ, और मास पर यूनिट को क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, क्या बोलते हैं बेटा, तो v बराबर होता है फार्मूला √t/μ। व्हाट इज म्यू, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। पहुंचो, छोड़ दो, बातें मत करो।
आराम से आराम से, बातें नहीं सब व्यर्थ है बेटा। मिटा दूं? आराम से चल, ध्यान देना बेटा। तो आपने क्या सीखा? वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेट स्ट्रिंग क्या होता है फॉर्मूला? √dy। उसके नीचे लिख लीजिएगा म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, ऐसे लिख लीजिए, लीनियर मास डेंसिटी ऐसे लिख लीजिए। लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। आराम से आराम से आराम से बेटा। यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर। छोड़ दो छोड़ छोड़। देखिए अब पहली बात सुनो, ध्यान दो बेटा। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, चलो तो ये सिचुएशन सॉल्व करना। एक रस्सी है बेटा और ये ध्यान देना, मान लीजिए 2 kg का मैंने बॉडी टांग दिया और रस्सी का लेंथ है यहां से यहां तक, मान लीजिए रस्सी का म्यू दिया है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर मैंने यहाँ एक पल्स प्रोड्यूस करा तो इसकी स्पीड सॉल्व करनी है, फाइंड v। बताओ बेटा v की वैल्यू कितना होगा? चलो बुद्धि लगाओ जल्दी। √2 आ रहा है सिर्फ का। नहीं अभी नहीं आया। कौन बोल रहा है? √10 √10 बता रहा है केवी, केवल 10। अरुण ने बोला 10 मीटर पर सेकंड। देख लो भाई, मैनिपुलेट कर दो आपको। अब 10 आ गया। सही बात है। चलो बेटा सिंपल, पहले ना टेंशन सॉल्व करेंगे। बताओ थ्रेड में टेंशन कितना होगा? जितना वेट होगा उतना ही टेंशन हो जाएगा ना। टेंशन कितना होगा जल्दी बताओ? 2G मतलब 20 न्यूटन। क्लियर? और अब म्यू, म्यू क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट। अच्छा ग्राम पर सेंटीमीटर में से ऐसा यूनिट बदलो। ग्राम का मतलब 10⁻³ kg और सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर है ना बेटा। 10⁻³ नीचे लाओगे 3 - 2 2/10 हो जाएगा। अरे भाई सही लिखा? अरे सही लिखा ना? तो स्पीड हो जाएगा √T/μ। T की वैल्यू 20 और म्यू की वैल्यू 2/10। 10 ऊपर जाएगा और 10 10 या 100 का रूट आएगा 10 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। बोलो क्लियर? मिटा दें? मिटाएं? देखो देखो बेटा, देखो इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर। मिटा दो इसे। हाँ बनाओ बनाओ बेटा, आराम से बनाओ। हाँ जल्दी बनाना बेटा, बस नहीं बनाओ आराम से। देखिए इधर सुनो बेटा। अब जैसे क्या हुआ, एक बार सवाल ऐसे पूछा गया बेटा एग्जाम में, एक थ्रेड ऐसे टांग दिया गया। ध्यान देना बच्चों,
इस थ्रेड का लेंथ L है और लीनियर मास डेंसिटी म्यू है। इधर प्लीज। अब यहाँ पे पल्स प्रोड्यूस किया गया इसमें बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे पल्स प्रोड्यूस किया गया। तो कह रहा है कि यहाँ से लोअर एंड से अपर एंड तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बढ़ के पल्स दूं, एक वेव पल्स प्रोड्यूस करूं, तो कितने टाइम में ये लोअर से टॉप एंड तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला बेटा? टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम लोअर एंड टू अपर एंड। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूं। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, सुनने को तैयार ही नहीं, बस टीपने में लगा रहता है। जल्दी से लिख लो भाई, कहीं पल्स गायब ना हो जाए। पूरा मकसद रहता है कि बस लिख लो। हाँ लिखो, पहले लिख लो, इतना लिख लो बेटा, जितना लिखा उतना तो लिख ही लो एटलीस्ट। x अंडर रूट, व्हाट इज x? x अंडर रूट 1 अपॉन g। x में x अपॉन रूट g है। कैसी बातें करते हो? x क्या है? l। x बोलती हो, l बोलो ना। तो आपने x ही लिखा है फिर। रूट l बाय g। हाँ ये बोलो। हाँ भाई चलो, अंडर रूट l अपॉन g गलत है, गलत। हाँ तुम्हारा ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, रुक जाओ। चलिए मैं बताऊं बेटा, आप बहुत ही होनहार बच्चे हैं, डोंट वरी, ये मैं जानता हूं बेटा। अब चलो मुंडी पर करो, मुंडी पर करो। कुछ लोगों ने मेहनत करा, कुछ ने ट्राई करा, अब जो होना था हो गया, इधर ध्यान दो। नहीं बना कोई बात नहीं, से सीख लो। आप स्टूडेंट है, गलती हो सकती है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो आपका नैया पार लग जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने माना कि किसी समय x डिस्टेंस पर पल्स यहाँ है, यहाँ पर मैं स्पीड कैलकुलेट करता हूँ v। हमें बेटा v के लिए चाहिए टेंशन, अंडर रूट t बाई म्यू होता है। इधर देखो, इधर देखो, टेंशन। अच्छा बताओ रस्सी में यहाँ पर टेंशन कितना होगा? सोचो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो इतने वेट को बैलेंस कर रहा है। बताओ यहाँ पर जो टेंशन होगा कितना होगा? इतने वेट को बैलेंस कर रहा है बेटा। अगर मैं सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मैं तो आपको जानता हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि रस्सी में यूनिट लेंथ पे म्यू मास है, लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, बताओ इस पॉइंट पर टेंशन कितना बताऊं? बोले सर यहाँ का जो टेंशन होगा इतना वेट बैलेंस करेगा, इतने का जो वेट और खींचेगा तो टेंशन उसको बैलेंस करेगा। और टेंशन क्या होगा? इतने का वेट यानी m इंटू जी। मास कितना होगा? तो यूनिट लेंथ में मास है म्यू, तो x लेंथ में मास कितना होगा? म्यू x, और इंटू जी करेंगे तो वेट आ जाएगा। अरे बोलो, तो यहाँ पर x लेंथ में मास होगा म्यू x, तो म्यू x इंटू जी, ये आ गया टेंशन। तो स्पीड अंडर रूट p बाई म्यू, p की वैल्यू म्यू x जी और अपॉन म्यू, म्यू ने म्यू को काट डाला, अंडर रूट x जी, ये स्पीड आ गया। यहाँ के बाद अगर मैं गलती से बोल दूं कि बेटा ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो पल्स है उसमें एक्सेलरेशन है और वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर कैसे? अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मान लो बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो कोई बोलेगा v बराबर 2 रूट x, फाइंड एक्सेलरेशन। मान लो ये सवाल बोला, फाइंड एक्सेलरेशन, ध्यान दो। तो हमने बोला एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होती है। चलो एक काम करो, v बराबर 2 रूट x है, इसे डिफरेंशिएट करो, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। v का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dv, रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x इंटू dx। भूल गए ना? रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x। और अब dt से डिवाइड करो एक्सेलरेशन के लिए, dv बाई dt होता है a और dx बाई dt होता है v। अब v की वैल्यू है 2 रूट x, रूट x से रूट x कट गया, a की वैल्यू 2। ऐसा जब भी एक्सप्रेशन होता है ना तो ये शो करता है कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मेरी बात समझ में आ रही है? रुक जाओ,
अगर तुम अपना कॉमन सेंस भी लगाते ना तो तुम देख के बता देते सर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। कैसे? अगर तुम अपना कॉमन सेंस भी लगाते कि सर v बराबर 2√x है, इसको ना तुम थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, u 0 है तो 2ax स्क्वायर करोगे तो √2ax। कोई भी स्टूडेंट ना इतना पर भी बता सकता है। अरे यार, अरे समझ में आ रहा है? इतने पर भी बता सकता है कि देखो सर √2 एक कांस्टेंट टर्म है इनटू √x। देखो सर v कभी भी √x के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो सर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। बोलो कुछ आया? क्या v बराबर √x ही है? अगर मैं बोलूं बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे, v का डिफरेंशिएशन dv, √g साइड में, √x का 1/2√x होता है इनटू x का 2 पार्ट dx करते हैं, dt डिवाइड में लाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। व्हाट इज दिस? एक्सेलरेशन। ठीक है, √g अपॉन 2√x और dx by dt इज व्हाट? v की वैल्यू √x इनटू g, √g g by 2। हम बोलेंगे सर एक्सेलरेशन है इसमें g by 2 कांस्टेंट है। कोई मुझसे बोले कि एक बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी 0 था और यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस पहुँचने में टाइम कितना लगा अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। बड़ा विचित्र है नहीं? s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि पता है पल्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा। s की वैल्यू l, u 0 खत्म। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है बताओ जल्दी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है? मनोज बताओ u इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेंशन 0 है कदे। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? 0। सबसे बड़ा टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है, बहुत बड़ा लोड होता है इसके ऊपर, इसके नीचे तो कोई लोड ही नहीं है तो टेंशन यहाँ 0। अंडर रूट टी बाई म्यू के फॉर्मूले से टेंशन 0। वैसे देखो ना म्यू एक्स जी है, एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो टेंशन 0 नहीं आएगी यहाँ पर। जहाँ टेंशन 0 आ, देयर इज नो स्पीड अंडर रूट टी बाई म्यू के फॉर्मूले से। हाँ, एक्सेलरेशन इज g by 2 into t स्क्वायर, तो t बराबर होगा अंडर रूट, बताओ 2 2 जा 4, 4l by g, या t बराबर 2 अंडर रूट l by g। पहले ये बताओ कैसा लगा? बड़ा विचित्र, बेकार। समझे बच्चों? मिटा दिया जाए। मिटा दे। मिटाएं। तो समझ आ रहा है? घबराहट तो नहीं हो रही है? हर चीज घर पे जाके ना एक बार 15 मिनट लगेगा, एक बार लिख के रिवाइज कर लेना तो परफेक्टली दिमाग में घुस जाएगा। नहीं करोगे रिवाइज ना तो बस कष्ट का ही पहाड़ है बस। बेटा अरे पता नहीं क्या लिख रहे हैं।
चलिए ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। अब यहां पर बेटा हमने ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेट स्ट्रिंग पर स्पीड पढ़ लिया। आसान था, फॉर्मूला क्या रखना है, v बराबर एंटर रूट टी बाई म्यू। बस इसी फॉर्मूले पर ही सवाल हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा साउंड वेव, अब हम लोग जरा साउंड वेव पे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साउंड वेव पे बात करेंगे, ठीक है ना। साउंड वेव पे बात करेंगे, इसमें हम लोग साउंड वेव में सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव, इट इज अ मैकेनिकल वेव, इट इज अ मैकेनिकल वेव। आराम से सुनते जाइएगा ना पहले, इट इज अ मैकेनिकल वेव। चलो भाई फिर बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है? हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आराम से सुनना, आराम से, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इधर देखो, इधर देखो, एक्चुअली क्या होता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, कि जो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी वो वेव जो मैकेनिकल भी और लॉन्गिट्यूडनल भी, उसमें साउंड वेव सभी को नहीं बोलते हैं कि कोई भी मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल नेचर का तो उसे हम साउंड वेव बोलेंगे, नहीं। दरअसल क्या होता है बेटा कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम बीच वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल होता है। इतनी फ्रीक्वेंसी वाली, इतने के बीच की फ्रीक्वेंसी वाली मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे कान पर गिरेगा तो हमें ऑडिबल होगा, ठीक है। इसलिए इसे हम बोलेंगे साउंड वेव। लेकिन जो मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। और बेटा जिसका 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है फ्रीक्वेंसी उसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। रुकिए ध्यान से, अल्ट्रासोनिक वेव। रुको रुको रुको, ध्यान से सुनो। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच वाले को बोलते हैं साउंड वेव। अगर आप सुन मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव तो पूरा यहाँ से यहाँ तक सब कुछ है, ये भी मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव क्या है, जो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच है वो हमारा मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। चमगादड़ है, कुत्ते हैं और अलग अलग जानवर हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा है। नहीं आ रहा समझ में? पहुंचो। पहले की तो आप बताएंगे, तो कैसे पता चलेगा? वो तो लोग हाँ करता रहता है ना। हाँ वो इसी पे बात हो रही है, इसी पे बात हो रही है। लोगों ने इस प्रश्न कहा कि सर बैलों के लिए क्या होता है रेंज? तो बेटा ये तो फिर जो बैल है वही जानते होंगे अच्छे से। आराम से बच्चों। हो गया? मिटा दे। देखिए मिटा दें। देखो बच्चों कुंडी पर करो। अब यहां पर बेटा सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग बेटा ध्यान दीजिए।
इधर देखिए, अरे छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात तो बेटा हम लोग जो साउंड वेव पढ़ेंगे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं उसमें जो डिस्टर्ब, उसको बंद कर दीजिए। कुछ लोग तो बेचारे इतना मतलब उनका समय कीमती है कि अगर 1 मिनट ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उनका अरबों का कारोबार जो है उसका नुकसान हो जाएगा। तो इतना बिजी है बेचारे, है ना। अच्छा सुनिए, जब हम बोल रहे हैं बेटा तो ये 1 डायमेंशनल वेव है कि 2 डायमेंशनल वेव है कि 3 डायमेंशनल वेव है? तो 3 डायमेंशनल वेव है। ये पूरे स्पेस में ट्रेवल करेगा। आप भी सुनेंगे, इधर भी सुनेंगे, ऊपर वाले नहीं सुनते, ऊपर तो ऊपर डायरेक्शन में उधर भी आवाज जाएगी, इधर भी आवाज जाएगी, नीचे भी जाएगी। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल वेव। क्या बोलते हैं बच्चों? पहले मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग बेटा 1 डायमेंशनल वेव के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा गेस करो, व्हाट इज 1 डायमेंशनल वेव? 1 डायमेंशनल वेव का मतलब वेव एक लाइन में देखना है बस, जैसे किसी पाइप के थ्रू साउंड वेव का प्रोपगेशन, वो देखना है मुझे। बोलो क्लियर? अब क्या होता है बेटा, पहली बात तो ये और समझिए कि जो इंटेंसिटी रेंज होता है, साउंड वेव की इंटेंसिटी होती है, और जो इंटेंसिटी रेंज है वो क्या है बेटा, ये सुनना ध्यान से। इंटेंसिटी रेंज ये होता है 10 टू दी पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। सुनो पहले मेरी बात सुनो, अरे सुनो। 10 टू दी पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक, यहां तक की बेटा इंटेंसिटी रेंज है। मतलब आपके कान का पर्दे का कुछ एरिया होता है। वाट मतलब होता है 1 सेकंड में जो एनर्जी गिरी, और मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकंड में जो एनर्जी गिरती है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। हमारे कान के पर्दे का अपना एरिया होता है, उसके यूनिट एरिया पर 1 सेकंड में जो एनर्जी कम से कम गिरनी चाहिए 10⁻², तो देन इट विल बी ऑडिबल। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक हो सकता है। 1 के बाद हमारे कान का पर्दा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, कान में दर्द होने लगेगा। बोलो क्लियर? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है कितना हो सकता है बेटा? 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। जैसे क्या होता है, कभी कभी मान लो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनके पास एयरफोर्स 1 है, उनका जो एरोप्लेन है उसका मैक नंबर 1 से बड़ा है। कोई भी हवाई जहाज जो होता है बेटा, सुपरसोनिक जेट जो बनाते विमान, उसका जो है ना स्पीड नहीं बताते, उसका मैक नंबर बताते हैं। मैक नंबर का अर्थ होता है, आराम से सुनिएगा पहले, मैक नंबर का अर्थ होता है बेटा स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, है ना बेटा। अगर आपसे बोलता है मैक नंबर 2 है, व्हाट इज मीन बाय दिस? 2 और स्पीड ऑफ साउंड इधर लाएंगे, मतलब बोलेंगे अगर मैक नंबर 2 है तो इसका उस गाड़ी का, उस एयरक्राफ्ट का स्पीड साउंड की स्पीड का 2 गुना है ना। तो जैसे क्या होता है बेटा कि एयरफोर्स 1 में वो चल रहे हैं, अब उनको अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आना है, ग्लोब के इधर से इधर। अब नॉर्मल जो हवाई जहाज की यात्रा है वो बोलता है 12 घंटा 13 घंटा। कभी अमेरिका जाओगे ना तो 10-10 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। बैठे यहाँ रात में बैठे, आप सोचे अच्छा चलो 10 बजे रात में बैठे, सुबह अपना 9 बजे तक पहुंचा, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर सुबह अपना ब्रश करेंगे और ऑफिस पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आप अमेरिका में अपना क्लिनिक सेटअप कर रखे हैं, अरे यार 10 बजे रात में बैठा, पता चला 10 बजे रात में बैठा और वहाँ 2 बजे रात में पहुंचा। आप तो बोले तो पूरा 6 घंटा से 8 घंटा सोए, आप रात में 10 बजे बैठे सो गए कंबल लेके कि भाई अब तो 9 बजे उतरेंगे। पता चला आप घड़ी देखे, अच्छा 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा हुआ, आप जब उतरे तो पता चला 2 बजे रात में उतरे। आपका पूरा नींद पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है नींद, 8 घंटे की नींद आप ले चुके हैं और 2 बजे रात में उतरे। अरे कम बगत पूरा अमेरिका सो रहा है यहाँ पर, रात के कितने बजे? 2 बजे। अब कुछ हो ही नहीं सकता भाई। तो क्या होता है ना, 7 से 8 घंटे का एक टाइम गैप होता है। कभी भी आप अमेरिका जाएंगे तो आपको वहाँ की कंपनी बोलती है भाई तू पहले दिन काम पे मत आइयो, 1 घंटे तू, 1 दिन तू पूरा रेस्ट कर। क्यों? वो वहाँ का जो टाइम होता है, यहाँ का टाइम ड्यूरेशन वो गड़बड़ हो जाता है। तो 1 दिन वहाँ पे ना हमारी बॉडी को सेटअप करने में लगता है। अब तुम सो के उठ गया, तुम्हारा मन कर रहा ब्रश करके नहा दो, पूजा करके और चले नौकरी पे, पता चलो 2 बजे रात में पहुंचे हो तुम। 8 घंटा सो लिया, 2 बजे रात में पहुंचे हो। अरे कम मगद, ये क्या चक्कर है भाई? ऐसा लफड़ा होता है वहां पर, है ना। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं अमेरिका में, टाइम कुछ होता है ऐसा। हाँ बोलो, हैं? जेट लैग, हाँ
जेट लैग, हाँ जेट लैग, हाँ भाई इसको जेट लैग बोलते हैं। हो चाचा, अब सोचो, लेकिन अब मान लो अब जो बाइडेन को जाना ऑस्ट्रेलिया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति सुपर पावर भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि वो अपना पूरा काम धाम छोड़ कर 12 घंटे ट्रेवल ही करेंगे। वो तो बोलते हैं पायलट को, हाँ भाई आबादी के ऊपर से अगर निकले तो एयरफोर्स जो प्लेन है वो रफ्तार कम रखना, और एरोप्लेन अगर समंदर के ऊपर से उड़ रहा है तो बिल्कुल चला देना, तो 10 मिनट नंबर लगा देना बिल्कुल। अब क्या होता है, एकदम हवाई जहाज एकदम समंदर के ऊपर आया, पायलट को इशारा था, हाँ भाई फटाफट फटाफट, अरे समंदर पूरा एकदम आधे घंटे में पार होना चाहिए, ओके सर। और उसके बाद लगाता बटन दबाता है और 10 मैक नंबर की स्पीड लाता है, एकदम झिझराता हुआ तुरंत फटाक से पहुंच गया। पता चला जो बाइडेन 2 घंटे में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अरे भाई साहब क्या, अब वही अगर स्पीड अगर आबादी के ऊपर से हो जाएगा ना, मान लो जैसे आगरा के ऊपर से जा रहे हैं एयरफोर्स 1, अब पता चला गलती से बटन दबा देगा तो पता क्या होगा, यहाँ जलजला आ जाएगा, अल्ट्रासोनिक बूम कहते हैं इसको। तो इतनी तेज थर्राहट होगी ना कि बड़े से बड़े बिल्डिंग सीधा नीचे जमीन पर जब कांपता हुआ, तो क्या गुजरा भाई इतना कांपा। कभी कभी एयरफोर्स वाले लेके जाते हैं, जब नजदीक से लेके जाते हैं, तेज आवाज आती है ना, हमारे कान के पर्दे पर ना जो साउंड की इंटेंसिटी होती है ना, वो इस तक पहुंच जाती है, उससे ज्यादा इंटेंसिटी पहुंचेगी पहले तो आदमी पागल हो जाएगा, इतना शोर मचेगा। एयरफोर्स 1 का मैक नंबर अगर 10-12 लगा दिए, इतना अल्ट्रासोनिक बूम, इतना एनर्जी पहुंचेगी हमारे कान पर कि हम पहले तो पागल हो जाएंगे, हो क्या रहा है, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और पूरा ये पृथ्वी जो इतना पोर्शन है हिल जाएगा, भूकंप आ जाएगा। बोलो क्लियर? नहीं आई समझ में बात? पंक्चो लिख लिया बेटा? चलो तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।